रहे थे हम लोग कि एग्जाम्पल लेना चाहिए। रिएक्शन किसका बता रहे हैं? ऑफ एल्कीन विद HX हो रहा है। एक है आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और एक हम लोग करेंगे किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो लगता है उसमें फ्री रेडिकल्स रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, उसमें हमको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। केवल हमें किसमें कराना है? जिसमें भी हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हैं उसमें हमको रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। क्या क्या तरीके थे? एक हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हो, एक मिथाइल शिफ्ट कर सकते हो, एक फिनाइल शिफ्ट कर सकते हो। सबसे पहले किसको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग? H माइनस को। फिर उसके बाद किसको कर सकते हैं? CH3 माइनस को। फिर उसके बाद किसको कर सकते हैं? फिनाइल माइनस को, PH माइनस को। शिफ्टिंग का ये ऑर्डर है। शिफ्ट जो होती है वो किस तरीके की होती है? 1-2 शिफ्ट होती है, 1,2 शिफ्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले कार्बन से तीसरे कार्बन पे आपने शिफ्ट करा दिया किसी को। हाइड्रो H माइनस को आपने पहले से तीसरे पे नहीं, 1-2 मतलब एक से उसके एडजेसेंट पे ही होगी, 1 से 3, 1 से 4 पे नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं 1-2 शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 फिनाइल शिफ्ट। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपने अगर एग्जाम्पल लिया CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ठीक। इस पे ऐड कराना है हमने HBr को। तो कोई पेरोक्साइड वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, तो पेरोक्साइड नहीं दिख रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का कहाँ पे अटैच होगा? जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो इस पे अटैच हो जाना चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट को इस पे अटैच करा दो, CH3 CH CH3, यहाँ पे अटैच हो गया कौन? Br, और यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा? H, ठीक, H प्लस अटैच हो गया CH3। अब देखा क्या गया कि ये प्रोडक्ट नहीं है, या अगर है भी तो ये माइनर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट हमने बनाया तो ये आंसर हमारा नहीं है। तो प्रोडक्ट ये वाला हुआ क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ ये प्रोडक्ट? क्योंकि अगर हम मैकेनिज्म को देखें इस रिएक्शन की तो क्या करेंगे हम लोग? इस कंपाउंड में अगर हम देखें ये था हमारा कंपाउंड, इसके ऊपर अटैक करने आया कौन? HBr। सबसे पहले कौन आता है HBr का? H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल आता है पहले। H प्लस आ गया, इसकी वजह से यहां से क्या होगी? शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पे क्या हो गया आपका? अगर इस पे देखें तो CH3 CH, यहाँ पे CH3, ये इस पे पॉजिटिव कैटायन, कार्बोकैटायन बन गया, और H प्लस आकर के इस पे अटैच हो गया, ठीक। अब अगर इस कार्बोकैटायन को देखो तो ये कार्बोकैटायन किस टाइप का है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कैसा है? 2 डिग्री है। इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली, तो ये कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और इसके एडजेसेंट में कोई हाइड्रोजन हमें दिखाई देता है तो उसको हम शिफ्ट करके अगर 3 डिग्री बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे? बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन क्या होगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के निकलेगा और किसके ऊपर शिफ्ट होगा?
इसके ऊपर, H माइनस पूरा का पूरा इस पे अटैच हो गया जा करके, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यहाँ पे क्या बन गया CH2। और अब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन का, तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये बन गया CH3, CH3, यहाँ पे अब आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया CH2, और ये क्या बन गया CH3। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसके ऊपर कौन अटैच हो जाएगा, H प्लस तो पहले ही अटैच हो चुका है HBr का, अब कौन अटैच होगा इसके ऊपर, Br माइनस, तो यहाँ Br माइनस इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। अब Br माइनस इसके ऊपर जाकर के अटैच हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आगे क्या था CH2। तो प्रोडक्ट क्या हो गया अपना, हमने जो पहले रूल से देखा था, मार्कोनिकॉफ रूल लगा के देखा था, तो प्रोडक्ट का नाम क्या था, नाम बताइए प्रोडक्ट का जरा। अगर जो ये रॉन्ग था आंसर, ये आंसर क्या है, रॉन्ग है, लेकिन इसका नाम क्या था, ये भी आपको आंसर में दिया जाएगा ऑप्शंस में। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और अब जो कंपाउंड बना उसका नाम देख लीजिए, जो एग्जैक्ट हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये क्या है, ये आपका होगा प्रोडक्ट। सही है। अब देखो, ये है डबल बॉन्ड, ठीक, इसके ऊपर अटैच कराना है, मान लो यहाँ एक मिथाइल भी लगा हुआ, अब इसके ऊपर किसका अटैक कराना है हमको, HBr। कहाँ पे लगाएं Br, कहाँ पे लगाएं H, दो तीन करा दो इसके। Br इस पे अटैच होगा, कैसे, कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा ना, यहाँ से अगर एक H हटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ H हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो पूरी रिंग का डबल बॉन्ड क्या हो गया, खत्म हो गया। और जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा उसी पे क्या होगा, अभी पहले H अटैच हुआ, इसके बाद कौन अटैच हो जाएगा, Br माइनस अटैच हो जाएगा इसी पे, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जिस पे हमारे हाइड्रोजन कम थे जिस कार्बन पे, उस पे कौन अटैच हो गया जाकर के, Br माइनस, ठीक। अब अगर इसी केस में हम लोग पेरोक्साइड लगा दें HBr के साथ साथ, HBr के साथ साथ क्या लगा दें, पेरोक्साइड लगा दें, तो HBr के साथ अगर पेरोक्साइड आ जाएगा तो कौन सा रूल लगने लगेगा, यहाँ तो मार्कोनिकॉफ लगा था ऊपर वाले में, यहाँ लगा था मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल,
क्योंकि हमने बताया था HBr के केस में क्या काम करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा, HCl HI के केस में नहीं काम करता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या हो गया, Br माइनस किस पे अटैच कराएं, जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो आपकी बार प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में तो सीधे लगा देना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आपको क्या देखना है, किस कार्बन के पास डबल बॉन्ड पे अटैच कराना है, डबल बॉन्ड का कौन सा ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन की ज्यादा है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन, उस पे अटैच करा देना सीधे Br माइनस। यहाँ पे हमने क्या देखा, इस पे हाइड्रोजन अगर देखो तो ये कैसा बॉन्ड है, CH होगा, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे कौन अटैच होगा, Br माइनस अटैच हो गया, और यहाँ पे H अटैच हो गया, इसकी वजह से डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में क्रिएट हो गया। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। अगर यहाँ पे हम HCl के साथ ऐसे लिख देते हैं, अगर यही रिएक्शन हम HCl के साथ लिख दो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई पेरोक्साइड लगा दो, तो यहाँ पे याद रखना एंटी मार्कोनिकॉफ लगता ही नहीं है, क्या लगता है, पेरोक्साइड है, तो भी HCl के केस में क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा HCl के केस में। तो प्रोडक्ट यही बनेगा, क्या क्या कह रहे हैं, जब पेरोक्साइड लेते हैं तो नहीं, नहीं रीजन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ किसके ऊपर ऐड करा रहे हैं, एल्कीन के ऊपर ऐड करा रहे हैं, किसका, HX का ऐड करा रहे हैं एल्कीन के ऊपर, क्या बन रहा है आपका, RX बन रहा है, एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन बन रहा है। एक और एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इससे भी बनते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से फॉर्मेशन किसका करा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ RX हो रहा है, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, ठीक। एलाइल ग्रुप कौन सा था, आपको कौन सा ग्रुप बताया था एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये जो होता है ये होता है एलाइलिक कार्बन, बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक कार्बन। ये पूरा ग्रुप एलाइल ग्रुप है, और ये इस पे अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो अगर हमें लेना है रिएजेंट ले लेते हैं हम लोग, इसके ऊपर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग या तो हेलोजन को ले लो हाई टेम्परेचर पे, किसको ले लें, हेलोजन ले लो, किस पे, हाई टेम्परेचर पे, 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लो हेलोजन को, ठीक है। एक रिएजेंट होता है जिससे ब्रोमीन ऐड होती है, उससे आपका क्लोरीन वगैरह ऐड नहीं होगा, उसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, NBS, क्या बोलते हैं, NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, सक्सीनिक एसिड का एमाइड है, उसके N पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो रिएजेंट जो है वो कौन सा है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। इससे क्या ऐड होगा, क्या होगा ऐड, एडिशन ऑफ ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन ऐड होगा, किस जगह पे ऐड होगा, एलाइलिक पोजीशन पे, इस पोजीशन पे कौन ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तीसरा एक और रिएजेंट लेते हैं हम लोग, हेलोजन में आप क्लोरीन ब्रोमीन ये ले सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। एक रिएजेंट और हम लेते हैं इसमें, SO2Cl2, SO2Cl2, अभी हमने इसके पहले कौन सा लिया था, SOCl2 लिया था ना, थायोनिल क्लोराइड, इसको शायद सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं, SO2Cl2,
सल्फ्यूरिल क्लोराइड शायद बोलते हैं। SOCl2 थायोनिल था, ये क्या है, सल्फ्यूरिल है। तो SO2Cl2 से क्या ऐड होगा, Cl ऐड होगा किस पोजीशन पे, एलाइलिक पोजीशन पे। Cl ऐड हो जाएगा किस पोजीशन पे, एलाइलिक पोजीशन पे। एग्जाम्पल देख लो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लोरीन ऐड करा रहे हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोच के बताओ। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, एलाइलिक कार्बन पे क्या अटैच होनी है, क्लोरीन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक चीज हटेगी और एक चीज लगेगी। इसके पहले ये जो रिएक्शन था ये वाला, ये क्या था, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये एडिशन है। और कौन सा था, सबसे पहले कौन अटैच कर हो रहा था, H+, इसलिए इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब आप बोल सकते हो कि Br- भी तो ऐड हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल भी तो ऐड हुआ। Br- क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, उसके ऊपर चार्ज होता है, तो वो भी ऐड हुआ। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है इसका, इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड हो रहा है। और यही जो स्टेप है, यही स्टेप इसका होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एल्कीन पे HX को ऐड, इसको ऐड करा रहे हैं HX को, तो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो आप कौन सा स्टेप बताओगे, ये पहला वाला स्टेप, जिसमें H+ आपका जाकर के ऐड हो रहा है। तो इस स्टेप को हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हो इस रिएक्शन में, और इसी को क्या बोलोगे, RDS। अब RDS को बताने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है आपने। स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट बता दीजिए। प्रोपीन के ऊपर क्लोरीन ऐड करा रहे हो हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बनेगा, यहाँ का हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे CH2Cl कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और अगर NBS ले लें तो एनब्रोमोसक्सीनामाइड ले लें तो क्या ऐड होता है, ब्रोमीन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, इसी एलाइलिक पोजीशन पे कौन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा था एक, SO2Cl2, SOCl2 को, इसको सल्फ्यूरिल बोलते हैं, हाँ, उसको थायोनिल, SOCl2 को थायोनिल। तो दोनों में क्या है, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया ही था, यहाँ पे SO2Cl2 से क्लोरीन मिल रहा है, तो एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन ऐड होना है। हाई टेम्परेचर पे हेलोजन लगाया, यहाँ पे क्या याद रखना है, NBS में नाम से ही याद रखना है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, मतलब कौन ऐड होगा, ब्रोमीन ऐड होगा एलाइलिक पोजीशन। क्लियर है बात इतनी। अब हम लोग बात करते हैं कि ज्यादातर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हो गए हैं इनके, हेलो एल्केन के। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक। तो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी क्वेश्चन वगैरह बना दिया जाता है, तो थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट समझ लेते हैं फिजिकल में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या याद रखोगे, कि भाई जनरल तो इसको RX बोलते हो,
RX में आप क्या क्या ले सकते हो, RCl भी ले सकते हो, RBr भी ले सकते हो, RI भी ले सकते हो, है ना। RF इन जनरली नहीं लेते हैं, इनके रिएक्शंस क्या होते हैं। हाँ, तो इसको क्या करते हैं हम ज्यादातर में एक्सक्लूड ही कर देते हैं। किससे बनाया था हमने इसको, कौन सा प्रोसेस था, फिंकलस्टीन था या स्वार्ट्स था। ध्यान ध्यान से सोच के बोलो। हाँ, फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए कौन सा था, स्वार्ट्स था। फिंकलस्टीन किसके लिए यूज किया था, आयोडीन वाले के लिए। उसमें NaI और क्या यूज किया था, एसीटोन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो आपको देखने से पता लग रहा है कि RCl से ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट किसका, ब्रोमीन लग गया। उससे ज्यादा किसका हो जाएगा, RI का हो जाएगा। ठीक। फिर दूसरी बात अगर करें कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, तो R पे R जो होता है कार्बोकेटायन के फॉर्म में अलग हो सकता है, और जो Cl है या Br है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। इसलिए इसमें RX में क्या होती है, इस बॉन्ड में क्या होती है, पोलैरिटी, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, लेकिन इसमें पोलर कैरेक्टर ज्यादा नहीं होता है, पोलर कैरेक्टर इसमें कम होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, वाटर में क्या होगा, ये इनसॉल्युबल। क्योंकि पोलर होता तो है, डाइपोल मोमेंट तो होगा, पोलर होता तो है, लेकिन पोलर कैरेक्टर इतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, ये सॉल्युबल है पोलर जबकि। ठीक। फिर उसके बाद अगर बात की जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि भाई RI है, RCl है, RBr है और RF है। अगर हम देखें तो किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, पोलैरिटी में तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी, अगर पोलैरिटी देखें तो पोलैरिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, पोलैरिटी का अगर पूछा जाए तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा किस में होगी, RF में। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाईएस्ट है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल कौन करेगा, फ्लोरीन। तो इसके केस में पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा, तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा। तो पोलैरिटी अगर देखें तो RF की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करो, बॉन्ड लेंथ की अगर बात करो, ये R अगर सेम रखते हो आप, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन है। तो बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, आयोडीन वाले की होगी। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, हाँ बोलो बोलो। सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा, लेंथ जिसकी सबसे कम होगी, बॉन्ड लेंथ जब कम हो। क्यों, RCl कहाँ से आगे निकल गया, हम्म? अच्छा, BR को मैंने इधर लिख दिया, ओके।
ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ हो गया। अरे तुम लोग कहाँ कहाँ कौन सी केमिस्ट्री चल रही? पी ब्लॉक कहाँ चल रहा है? केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है अभी। 11th में, 11th में। हाँ, पी ब्लॉक बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, ये चैप्टर ऐसे हैं जो हर चैप्टर में आएंगे। अब इन पे भी जो सवाल है ना एडवांस में, इन पे सवाल मूल कॉन्सेप्ट में आए हैं, इन पे सवाल। ये इनके जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये वाले एराइल हैलाइड के जो रिएक्शन है, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है किसी क्लोरोबेंजीन को लिया, उससे कोई रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद उसने कोई प्रोडक्ट बनाया। अब वो प्रोडक्ट हमको मालूम है कि वो कितने परसेंट है, क्वेश्चन कितने, और बच्चे क्या होते हैं परसेंटेज देख के घबरा जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। जैसे मान लो ये क्लोरोबेंजीन है सपोज, ठीक है। इसकी किसी रिएजेंट जेड से रिएक्शन करा, ये रिएजेंट से जेड से जो रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट हमको मालूम है, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट बनता है। जिसने भी रिएक्शन पढ़ी है उसको मालूम है कि क्या प्रोडक्ट बनता है। बेंजीन रिंग बना करके ऐसे बाई करके लिख दिया, ठीक। ये बोल रहे हैं कि ये शुरू में ले रहे हैं 3 मोल, इसको क्या लिया इन्होंने, 3 मोल लिया हुआ। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो परसेंटेज यील्ड है वो क्या है, 80% है, ठीक। फिर उसके बाद किसी से रिएक्शन कराया, मान लो सोडियम से रिएक्शन कराया, ठीक है। सोडियम से रिएक्शन कराने के बाद कोई प्रोडक्ट बनाया। अब उस प्रोडक्ट की यील्ड बना दी क्या, 50%, ठीक है। और इस रिएक्शन का हमको मालूम है, जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता है, स्टूडेंट को मालूम है कि इसके 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तब ये 1 मोल बनता है। स्टूडेंट को क्या पता है कि रिएक्शन उसको पता है कि इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनता है, 1 मोल बनता है, उसको मालूम है, ठीक है। तो इसके तो नहीं मालूम है तो वो खत्म है वहीं पे वो इंसान। ये ये 3 मोल है, ठीक है। और क्या पूछ लिए, प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अब आपको पता है, अगर आपको मालूम है इस रिएक्शन के बारे में कि इसके 1 मोल से क्या बनना है, इसका 1 मोल, इस रिएक्शन को हम जानते हैं कि इसके 1 मोल से क्या बनना है, 1 मोल ही बनना है। तो अगर तुमने इसके 3 मोल लिए हैं तो कितना बनना चाहिए था, बनना तो चाहिए था 3 मोल, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना, 80%। तो 3 का क्या निकाल लिया, 80%, ठीक है, ये निकाल लिया। उसके बाद ये 1 मोल, ये आपका 2 मोल है, तो ये कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। अब यहाँ पे हमने बोला कि ये 2 मोल, इतने मोल है तो कितना बनना चाहिए था, आधा बनता आइडियली, तो आधा कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसकी यील्ड हाफ भी नहीं है, कितनी यील्ड है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता था कि ये 2 लेते हैं तो ये 1 बन रहा है, तो इसका भी आधा बन रहा है 50%, मतलब इसका भी आधा कर दो। तो क्या करना था, अगर आपको इस चीज की समझ थी तो सीधे सीधे क्या करना था, अगर आपको रिएक्शंस पता थे, और रिएक्शंस भी ऐसे दिए थे, 2 या 3 क्वेश्चंस में ऐसे रिएक्शंस दिए थे जो सीधे एनसीईआरटी के रिएक्शन थे। मतलब जिसने बोर्ड लेवल का भी तैयार किया है वो भी उस क्लू को अगर पकड़ ले कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है, और इन चीजों को समझ ले कि 80% का क्या मतलब है, 20% का क्या मतलब है, कैसे हमको कैलकुलेट करना है, तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के बनाए गए थे। हाँ जी। नहीं नहीं, उन्होंने, हाँ, उन्होंने परसेंटेज यील्ड दिया था कि कौन 80% बन रहा है, कौन ऐसे करके 4 दिया था सीरीज, 4 रिएक्शन, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। तो अगर आप रिएक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको पता है कोई रिएक्शन हो रहा है तो आपको पता है कि बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, है ना। आपको मालूम है कि जैसे फिनॉल है, इसकी एक फेमस रिएक्शन है, जिंक डस्ट से कराते हैं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है,
बेंजीन में। ये बोर्ड का पॉपुलर रिएक्शन है और जेई में भी दे देते हैं। जिंक डस्ट से रिएक्शन है फिनॉल का, तो अब आपको देख के तो पता, हाँ फिनॉल में, कि 1 मोल से क्या बनेगा, 1 मोल बेंजीन ही बनने वाला है। अब यहाँ पे अगर इन्होंने लिख दिया 20% ईल्ड, क्या लिख दिया 20% ईल्ड, और इसके इनिशियल मोल आपको दे दिए 40 मोल सपोज दे दिए, ठीक है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसके मोल, भाई 1 से 1 बन रहा था, तो 40 मोल से बनना क्या चाहिए था, 40 मोल बनना चाहिए था, बनना तो 40 चाहिए था, लेकिन 40 का क्या बना, हाँ ठीक है, आंसर में नहीं जा रहे हैं, ये तो ऐसे ही समझा रहे थे आप, ठीक है। मैंने देखा 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के थे और रिएक्शन भी एनसीईआरटी के थे, कुछ खास बात थी नहीं। तो बॉन्ड लेंथ की बात कर ली हमने, है ना। उसके बाद जो रिएक्शंस हम इसमें देखेंगे वो 2 तरीके के मेजर देखेंगे। एक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक को बोलेंगे हम लोग, कुछ हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। कुछ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और कौन सी देखेंगे ज्यादातर, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ये दोनों स्लाइड हटा देना, इनका क्या है, अरे क्वेश्चन करवा देंगे ना जब ये खत्म हो जाएगा, तो जिस चैप्टर का होगा मैं हटा दूंगी बात, ठीक है, एडिटिंग कर दूंगी मैं। इनकी जो रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में भी कौन कौन से होंगे, SN1 बोलते हैं, SN2 बोलते हैं नाम, SNI भी बोलते हैं, एक SNGP भी करके होती है, ठीक है। SN1, SN2, SNI और SNGP। अभी हम लोगों ने प्रीवियस उसमें एग्जाम्पल में SN1 भी देखा था, कहीं पे कार्बोकेटाइन बना था PCl5 या PCl3 वाले में, जिसमें ROS से रिएक्शन करा रहे थे PCl5 या PCl3 का। और एक में हम लोगों ने SNI भी देखा था जिसमें इंट्रामोलिकुलर हो रहा था, ठीक। तो मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक एक करके दोनों पढ़ेंगे, SN1 और SN2 को, और SN1 और SN2 में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमें जानना होगा। क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि रिएजेंट देते हैं, रिएजेंट को अगर आप पहचान लेते हो तो आपको पता चल जाता है SN1 होगी या SN2 होगी, ठीक है। और कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होंगे जिसमें मतलब आप पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कह सकते कि SN1 होगा या SN2 होगा। अगर कोई सेंटेंस ऐसा बना दिया गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो SN1 होगा या SN2 होगा, उसको आप बोल दो कि कंप्लीटली SN1 या कंप्लीटली SN2, तो ये किसी भी रिएक्शन के लिए इसके आप नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो कि इस रिएजेंट के साथ SN1 ज्यादा होगा और इस रिएजेंट के साथ SN2 ज्यादा होगा। ज्यादा होने का क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट SN1 के हिसाब से भी बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट SN2 के भी हिसाब से बनेगा। जिसको आप ज्यादा बोलोगे उसकी परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मान लो कि कोई 90% बन रहा है, ठीक है, वो SN1 मैकेनिज्म से बन रहा है, तो आप बोलोगे कि मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन की, SN1। और अगर कहीं पे 90% बन रहा है SN2 के हिसाब से और 10% क्या बन रहा है SN1 के हिसाब से, तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, SN2। फिर भी आपको कुछ पहचानने के तरीके बताए जाएंगे कि आप रिएक्शन को कैसे पहचानो। पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, अभी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करके आगे रिएक्शन में प्रोसीड करना पड़ता है। तो बोलिए।
एस एन वन में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन आपको बताया था कैसी स्पीसीज है, प्लेनर। सी प्लस कैसी स्पीसीज है, प्लेनर। तो ऊपर से भी एक तरफ से अटैक हो सकता है और नीचे से। कंप्लीट रेसिमिक नहीं मिलता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि आर एक्स के ऊपर कौन आएगा अटैक करने, न्यूक्लियोफाइल को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो न्यूक्लियस लवर है ना, तो न्यूक्लियस लवर है तो इसके पास खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल को ऐसे या एनयू भी लिखते हैं। ठीक, आर एक्स पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैच होगा, एन होगा। तो ये क्या होगा, ये अटैच होगा और ये वाला एक्स क्या होगा, एक्स माइनस बाहर निकलेगा। तो आर के साथ कौन अटैच हो गया, एन यू, और एक्स माइनस क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक, तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब बोला जाएगा, SN1। ठीक है, तो SN1 का पहले फुल फॉर्म समझ लो, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये ना बोल देना सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर, मत बोल देना, है ना। लिखा लिखा उल्टा जाता, NS1 मत बोलिएगा, है ना। NS1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या, यूनिमोलिकुलर वर्ड को इधर उधर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं लिख सकते कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, है ना। SN SN1। ठीक, पहले कुछ प्राइम पॉइंट इसके समझो कि इसको SN1 बोला क्यों, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला क्यों। इसलिए बोला क्योंकि इसमें RX के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जब आकर के अटैक करता है और ये अटैच होता है, तो इस रिएक्शन में जो आपका रिएक्शन का रेट है, जो रिएक्शन का रेट है वो केवल डिपेंड करता है RX की कंसंट्रेशन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, RX की कंसंट्रेशन। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से इसका कोई, इसके रेट का कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखेंगे ये, रेट ओनली डिपेंड्स ऑन RX। रेट केवल RX के ऊपर डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इससे भी सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, SN1। दूसरा पॉइंट, SN1 जो रिएक्शन होगा उसमें कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा। कैसे, मान लो ये है ठीक, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, इसको क्या बोलोगे, जनरल नेम बोलो, जनरल। टी ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं बोल सकते, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जनरल नेम टी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल
क्लोराइड। टर्शरी बोलने का मतलब है जो क्लोरीन लगा हुआ किस कार्बन से लगा है, 3 डिग्री से। और कितने कार्बन है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। इसकी करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन कौन सा है, एग्जाम्पल ले लिया हमने, हाइड्रोलिसिस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। कोई भी ले सकते हैं, हाँ ठीक है, ये तो एग्जाम्पल लिया हमने। यहाँ पे अब कौन आएगा इसके ऊपर, मान लो H2O आएगा अटैक करने, तो H2O में कौन आएगा अटैकिंग स्पीसीज कौन होगी, OH, OH माइनस, OH माइनस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल आए। OH माइनस के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे काम करेगा, हाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से Cl को सेपरेट करा देगा, Cl माइनस अलग होगा, और यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा, पहले बनेगा कार्बोकेटायन, Cl माइनस हटेगा और क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। ठीक, और कार्बोकेटायन हटने के बनने के बाद फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, फिर जाकर के इसके ऊपर कौन अटैच होगा, OH माइनस अटैच हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्कोहल। ठीक, OH माइनस अटैच हो गया और क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। कार्बोकेटायन यहाँ पे क्या था, 3 डिग्री था तो स्टेबल तो था ही, 3 डिग्री था, स्टेबल कार्बोकेटायन था, तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हुआ कौन सा, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या बनना है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल फिर जाकर के उसके ऊपर अटैच होगा। तो अगर ये जो स्टेप हमने लिखा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, इसके साथ साथ हम लोग ये पॉइंट भी लिखते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसका मतलब अगर 3 रिएजेंट दिए जाएं और न्यूक्लियोफाइल सेम हो, 3 रिएजेंट दिए जाएं और न्यूक्लियोफाइल क्या हो, सेम हो, तो वहां पे अगर हमें देखना है तो हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगा, SN1 रिएक्शन कहाँ पे फास्ट होगा। जैसे मान लो, हाँ हाँ डिग्री से ही देखेंगे, 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है ना। जैसे मान लो तुम्हें ये दे दिया, ये 3 मॉलिक्यूल तुम्हें दे दिए गए है ना। अब इन तीनों में बोल रहे हैं, ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है आपका D है। ABCD में बोल रहे हैं कि SN1 रिएक्शन कहाँ पे होगा फास्ट, या SN1 का ऑर्डर बताइए, SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट कहाँ पे होगा, स्लोएस्ट कहाँ पे होगा, ऑर्डर बता देना है आपको, ओवरऑल में क्या बताना है, ऑर्डर। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि पहले वाले में क्या बनेगा, इसमें कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, 1 डिग्री। दूसरे वाले में कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री। ठीक है,
तीसरे वाले में भी क्या है, 1 डिग्री है, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, और स्टेबल होगा ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना मिथाइल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ से CH3 क्या हो रहा है, इसको पुश कर रहा है, जब पुश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जैसे ही चार्ज कम वैसे ही स्टेबिलिटी क्या होगी, अगर कोई स्पीसीज चार्ज है और उस पे चार्ज कम कर रहा है कोई फैक्टर, तो वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो किसकी सबसे ज्यादा है, डी की, फिर उसके बाद कौन सा होगा, बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए। तो यही ऑर्डर हो जाएगा किसका, SN1 रिएक्शन का, कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म हो रहा। ठीक, अब एक और फैक्टर है, देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हमने सब Cl ले लिए थे, अगर किसी केस में हम लोग बोलें कि I अलग कर दें, है ना, I ले लें, Br ले लें, Cl ले लें, तो R को सेम करके किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा SN1 के लिए, तो उसको देखते हैं। जो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN1 हो रही है या SN2 हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है, ये वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें जो ग्रुप बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, जो लीव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लीविंग। ये RX है, क्या बता रहे हैं अब आपको, लिविंग। RX है, इसके ऊपर कौन अटैक किया था अभी, OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल। यहां से क्या हुआ, R प्लस क्रिएट हो गया और X माइनस कहाँ चला गया, बाहर चला गया इसके अटैक करने से, बाद में OH माइनस जाकर के अटैच हो गया R के साथ। तो ये जो X माइनस है ये क्या है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये जो लिविंग ग्रुप निकलते हैं इन लिविंग ग्रुप में जिसके निकलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, लिविंग टेंडेंसी बोलते हैं उसको, वहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होना ज्यादा इजी होगा। भाई मान लो कोई ग्रुप अटैच है, ठीक है, दो लोगों की फ्रेंडशिप है, उसमें उस फ्रेंडशिप में 4 ग्रुप हैं फ्रेंड्स के, 8 लोग हैं, और उसमें एक में ऐसा है कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, तो अगर उन दोनों को एक को हटाना है तो क्या होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जहां पे फ्रेंडशिप बहुत वीक है वहां पे क्या होगा, जिसको हटाना है उसको हटाना क्या होगा, इजी प्रोसेस होगा। तो लिविंग ग्रुप की निकलने वाले की टेंडेंसी कैसी है उसके ऊपर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, अगर आप R को सेम ले लेते हो। इस केस में हमें क्या लेना है, R अगर हम सेम ले लेते हैं तो किसके लिए SN1 का रेट ज्यादा होगा ये पूछा जाता है। RF ले लिया, RCl ले लिया, RBr ले लिया और RI ले लिया। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, F माइनस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, हाई है, तो बॉन्ड क्या है यहाँ पे, स्ट्रांग है। तो बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, F माइनस के निकलने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो F माइनस की लीविंग टेंडेंसी क्या होगी, लो। और इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो I माइनस की लिविंग टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी। मतलब यहाँ पे पूछा जाए सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप इन चारों में कौन सा होगा, I माइनस। ठीक है, तो जिसकी लिविंग टेंडेंसी अच्छी होगी वहां पे भी रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसका मतलब कि अगर लिविंग टेंडेंसी की बेसिस पे देखो तो ये रेट आएगा। ठीक है, SN1 का रेट क्या आ जाएगा, लिविंग ग्रुप
सबसे अच्छा कौन सा है? आई माइनस, फिर कौन सा है? बी आर माइनस, फिर कौन सा है? सी एल माइनस, फिर कौन सा है? इसलिए रेट किसके केस में ज्यादा है? आर सेम लेके कंपेयर कर रहे हैं, रेट ऑफ एस एन। क्लियर होती है बात? कोई दिक्कत? कार्बोकेटायन बनेगा प्लेनर। एक दो पॉइंट और एक बार ऐसी। अभी छुट्टी होगी आपकी 15 के बाद ही हो, 15। क्या हो गया रजत? तुम लोग को एकदम से दौरे क्यों पड़ने लगते हैं? हम्म? तुम 11th में मत आओ भाई। तुम 11th में क्यों आ रहे हो? तो जाओ, हम तो मना नहीं कर रहे हैं। कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया? हम्म? एक क्वेश्चन करा दिया जाए। तो SN1 में क्या क्या बता दिया आपको? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एस आपका ये, और वन एक चीज और सिग्निफाई करेगा क्या? इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो कैसी रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इसका? फर्स्ट ऑर्डर है। टू स्टेप, इसके पॉइंट सारे याद रखिए। टू स्टेप रिएक्शन है। पहले वाले में क्या होता है? कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। हुँ? इसका मीनिंग ये नहीं है, इसके पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ऐसे। फर्स्ट ऑर्डर में एक उसकी सिंगल पावर के ऊपर डिपेंड करता है उसका रेट, है ना? अगर रेट लॉ लिखते हैं तो टू स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कार्बोकेटाइन की बात हो रही है तो क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। सारे पॉइंट्स याद रखना, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है इसमें। SN1। अब एक एग्जांपल करके बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला तो कर ही लिया था तुमने।
एक कंपाउंड ये है, एक ये है ना, एक और लगा देते हैं, ओ के साथ लगा देते हैं। SN1, SN1 का, SN1 का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर बताना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख दें, एक और ऑप्शन है, एक चीज और है। एक 2 डिग्री डाल दिया, एक 3 डिग्री डाल दिया। क्या कह रहे हैं? इस पे लगा दो। एक प्राइमरी भी ले लो। चलो सब पे भी यारी कर दें। बी ए सी डी, ऑक्सीजन। यही तो कहानी में ट्विस्ट है, डी वाला ऑप्शन। सोचो, गलत है, फिर से सोचो। बी आर हटा हटा के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। बी आर को हटा हटा के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। हाँ, और वो चौथे वाले के बारे में सोचो। हाँ, क्या क्या क्या? हेमांग फिर से बोलिए। बराबर कैसे बोल दिया तुमने? तुमने कहाँ से नापा तोला? बराबर कहना तो बड़ा टफ है। ए और बी बराबर कैसे दिख रहे हैं? ए और डी को बराबर कर दिया। कौन सा फैक्टर इक्वल दिख रहा है उसमें? बीच में ऑक्सीजन है यहाँ पे। अरे भाई सुनो बच्चों, जितनी चीजें बताई जाए सबको नहीं सोचना, ऐसा नहीं सब कुछ सोचने लगो। देखो ध्यान से देखो, क्या देखो बी सी और ए में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसमें जो पहले वाले में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? पहले वाले को तोड़ो तो कार्बोकेटाइन तुम्हारा बन रहा है ये वाला ना, बी आर हटाओगे तो पहला वाला कौन सा बन रहा है? 2 डिग्री। दूसरे वाले को हटाते हो तो कौन सा बनता है? 3 डिग्री।
बी आर हटा दिया हमने, इस पे बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये 3 डिग्री ज्यादा होगा किससे, 2 डिग्री से। और एक एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो इस पे हटाओगे तो कौन सा बन जाएगा, 1 डिग्री बन जाएगा। ठीक, इन तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों में तो ऑर्डर पता है कि इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर सबसे कम 1 डिग्री का होगा। जो लास्ट केस मैंने दिया है, लास्ट वाले केस को अगर देखो, CH3OCH2Br है ना, तो यहाँ पे जब कार्बोकेटायन बनता है, हाँ नहीं, ऑक्सीजन है ना, OCH2Br है ना, यहां से जब Br माइनस हटेगा तो जो कार्बोकेटायन बनता है ये पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि इसका p ऑर्बिटल क्या हो गया है, खाली हो गया। ये ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर वाले ऑर्बिटल भी यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरे हुए क्या होते हैं, लोन पेयर वाले भी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल हैं और इसके जो p ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इनमें क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है। इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन किस चीज के लिए हो रहा है, रिपल्शन किस चीज के लिए हो रहा है, एरिया और स्पेस के लिए हो रहा है। ये ऑक्सीजन जो है, ये इसके लोन पेयर क्या करते हैं, रिपल्शन कॉज करते हैं यहाँ पे। तो अगर रिपल्शन कॉज करेंगे ये, तो क्या कर सकते हैं ये, हम्म, ये खाली पड़ा है, CH2 प्लस है। ठीक है, प्लस होने का मतलब कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, कितने हैं, 6 होते हैं। हाँ, आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। ठीक है, तो वो 3 रह गए, 3 में से क्या किया इन्होंने, 3 से बॉन्डिंग बना ली। तो इनका ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी पड़ा हुआ। अगर यहाँ पे लोन पेयर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो क्या होगा, अगर लोन पेयर खींचता है तो क्या होगा, लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर इधर खींचता है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और बढ़ेगा। तो तब क्या हो जाएगा, तब तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो, लेकिन होता क्या है कि, हाँ, P3, ये इलेक्ट्रॉन दे दे उसको, नहीं नहीं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को ऐसे नहीं देखना है, कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव चार्ज कोई फैक्टर क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो क्या होगा, ज्यादा अच्छा फैक्टर की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि CH3 क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन के पुश करने की वजह से ही तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, कम हुआ। पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। चार्ज कम तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम डी वाले को बोलते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज, हाइपर कंजुगेशन से क्या होगा,
इसका जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है कि जो कार्बन का हाइड्रोजन है, इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या आपको? लोन पेयर, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। तो ये है पॉजिटिव सिग्मा और लोन पेयर, ये कंडीशन है पॉजिटिव सिग्मा और लोन पेयर। क्या हो गया?